आज की कहानी पर आप आते हैं। 1000 स्टोरी, 1000वीं कहानी पूरी हुई है। बात 2018 की है, 8 जन 2018। केरल में एक जगह है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में एक नदी के किनारे कुछ लोग काम कर रहे थे और अचानक वहाँ पे एक नीले रंग का ड्रम था, कई दिनों से पड़ा हुआ था। लोगों को उस ड्रम से बदबू आती थी। कुछ दिनों उन्होंने लगा कि शायद पानी की बदबू है, कुछ और चीज़ की है, नज़रअंदाज किया, पर कई दिन बीते, बदबू और भी ज़्यादा थी। तब इसके बाद लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। अब एर्नाकुलम साउथ स्टेशन सर्किल की पुलिस को जब यह खबर मिलती है तो वो मौके पे पहुंचती है। उस ब्लू ड्रम को खोला जाता है। ड्रम ऊपर से बंद था और बहुत भारी था। जब ड्रम को खोला गया तो अंदर ईंटें, सीमेंट, कंक्रीट, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। जब उनको हटाया गया तो उसमें से कुछ चीज़ें मिली। उसमें से कुछ इंसानी हड्डियां मिली, हड्डियों के टुकड़े मिले। उसको देखकर लग गया था कि ये कत्ल का मामला है। अब जब उन चीज़ों को खंगालना शुरू किया गया और जब पूरी ड्रम को खाली कर लिया गया तो फिर उसके अंदर से जो जो चीज़ें मिली उस वक्त मौके से पुलिस को, उसमें क्या क्या थी वो आपको बताता हूँ। कुछ हड्डियाँ, एक स्क्रू, वॉशर, बालों का एक छोटा सा गुच्छा, एक कपड़े का टुकड़ा था जो, 3 करेंसी, 2 500 के नोट और 100 का नोट, इसके अलावा एक रस्सी और कुछ ईंटें। ये सारी चीज़ें निकाली गई। अब हालत ऐसी थी, जो हड्डियां थी वो ये तो बता रही थी कि ये इंसानी हड्डियां हैं, लेकिन ऐसी हालत में मिली कि ये भी बताना मुश्किल था कि ये हड्डियां जो भी मरा है वो लड़का है या लड़की है, मर्द है या औरत है। खैर, पुलिस वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करती है और इसके बाद इन सारी चीज़ों को वहीं एक जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे भेज दिया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में अब हड्डियों का एक अलग अलग टुकड़े आए हैं। अब उसकी जांच होनी है और चैलेंज ये है कि ये पता करना है, क्योंकि अभी तक यही पता नहीं कि मरने वाला है या मरने वाली है, न शक्ल है न बाकी चीज़ें हैं। अब मेडिकल कॉलेज में जब इसको लाया गया तो वहाँ पे इसकी ऑटोप्सी होनी है और ये भी पता करना है कि मरने वाला है कौन या मरने वाली है कौन। 3 दिन लगते हैं पोस्टमार्टम करने में। 3 दिन तक पोस्टमार्टम इसका चलता है और इसकी वजह ये थी कि सिर्फ ये पता नहीं करना था कि ये कौन है, बल्कि उसके ज़रिए आपको एक रिकंस्ट्रक्ट करना था उन हड्डियों के जो दांत, बाकी चीज़ें थी, उससे ये पता चल जाता है कि उम्र क्या थी, मेल था या फीमेल था। तो इसके लिए 3 दिन लगे और इन 3 दिनों में जो वहाँ के डॉक्टर थे उन्होंने इसके पूरे ऑटोप्सी और बाकी पूरा सीन जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया। कलामसरी मेडिकल कॉलेज है ये एर्नाकुलम में, और उसके जो हेड थे वहाँ पे डॉक्टर N.K. उमेश, जाने माने एक, उन्होंने इस पूरी ऑटोप्सी और रिकंस्ट्रक्शन को अंजाम दिया। और जब उन्होंने सारी चीज़ें देखी तो उन्हें ये लगा कि हड्डियों के हिसाब से और नतीजे के हिसाब से कि मरने वाला या मरने वाले की हाइट बहुत कम है, नंबर 1। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये या तो किसी टीनेज लड़की की लाश है या फिर ऐसे लड़के की लाश है जिसने अपने बाल बढ़ा रखे थे। बहुत सारे लड़के भी बाल बड़े बड़े रखते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी बॉब कट बाल रखती हैं। तो बालों का गुच्छा ये बता रहा था कि उसकी लंबाई कितनी है, और उन लंबाई से ये पता चल रहा था कि या तो किसी लड़की के या फिर किसी लड़के के बाल हैं। क्लियर नहीं हो रहा था। अब इसके बाद और वो सारी जांच करते हैं। तो उन जांच करने के बाद आखिरकार उसके बोन के स्ट्रक्चर से, जॉ के उससे, वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये लाश किसी लड़की की है और उसकी उम्र करीब 20 से 25 साल होगी। अब ये क्लियर हो गया कि मरने वाला लड़का नहीं है बल्कि लड़की है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी पुलिस को कि एक लड़की की लाश है जिसकी उम्र 20 से 25 साल है। अब बाकी चीज़ों की तलाशी ली गई जो मिला था उस ड्रम से, नीले ड्रम से। तो उन सारी चीज़ों को जब देखा गया तो एक चीज़ और इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। उस ड्रम के अंदर से 3 करेंसी मिले थे इंडियन। 2 500 के नोट थे और एक 100 रुपये का नोट था। इन नोट को देखने के बाद अब पुलिस ने अंदाज़ा लगाया
कि इस ड्रम में जो लाश है इसका कत्ल नवंबर 2016 से पहले हुआ है, जबकि ये ड्रम 2018 में मिला 8 जनवरी को। लेकिन पुलिस कह रही है कि ये 8 नवंबर 2016 से पहले इसका कत्ल हुआ है, जो भी इस ड्रम में लड़की की लाश मिली है, हड्डियाँ। अब कैसे? वो इसलिए कि 8 नवंबर 2016 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। तो जब नोटबंदी का ऐलान किया उसके बाद 500 का नोट मार्केट से गायब, क्योंकि वो कागज़ का एक रद्दी का टुकड़ा हो गया था। और उस ड्रम से 2 500 के नोट मिले और सिर्फ 100 का। तो इसका मतलब था कि ये उस वक्त कत्ल हुआ जब 500 के नोट चलन में थे, मार्केट में थे। तो दूसरा सुराग यहाँ से पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन से, दिमाग से ये पता किया कि जो भी है ये कत्ल 2016 8 नवंबर से पहले हुआ है। अब हड्डियों के चंद टुकड़े, 20 से 25 साल की उम्र, 500 के नोट से कि नवंबर 2016 से पहले कत्ल हुआ है। बाकी कहानियाँ कैसे पता करें? मरने वाली कौन है, किसने कत्ल किया, क्यों किया, कहाँ किया? पुलिस इसी तफ्तीश में, और कोई अभी तक क्लेम करने के लिए आया नहीं है, ना कोई ऐसी मिसिंग सारी देख लिया आसपास में एर्नाकुलम के, कोई क्लू नहीं मिला। 8 जनवरी को लाश मिली थी, 3 दिनों तक ऑटोप्सी हुई, 11 जनवरी की तारीख आ गई। 11 जनवरी को ये जो पुलिस जांच कर रही थी, इस पुलिस के जो आईओ थे इस पूरे केस के, इनका नाम था सीबी टॉम। और सीबी टॉम को एर्नाकुलम में शेरलॉक होम्स के नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बड़ी छोटे छोटे पेचीदा केस को सुलझाया था। शेरलॉक होम्स के फ़ैन भी, तो लोग उनको प्यार से शेरलॉक होम बोलते थे, इस पुलिस इंस्पेक्टर को, सीबी टॉम को। तो अब केरल का शेरलॉक होम भी उलझा हुआ है कि हड्डियों के चंद टुकड़ों से और इनसे कैसे कातिल तक पहुँचे। कातिल तो पहुँचने की बात है, पहले तो मकतूल के बारे में पता कर लें कि यह है कौन। 11 जनवरी ऑटोप्सी का तीसरा दिन, अचानक सीबी टॉम के पास जिन डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया और रिकंस्ट्रक्शन किया इन सारी चीज़ों का, उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि एक जानकारी देनी है। सीबी टॉम वैसे ही परेशान, उसे कहीं से भी एक उम्मीद की किरण मिल जाए। तो उन्होंने कहा बताइए क्या है। डॉक्टर उमेश ने फ़ोन किया था। डॉक्टर उमेश ने कहा कि इस सारी हड्डियों की और सारी ऑटोप्सी के दौरान में जो चीज़ें हमने बारीकी से की, उसमें हमें एक छोटी सी चीज़ मिली है, लेकिन वो आपके कितने काम की है मुझे नहीं मालूम। तो उन्होंने कहा क्या है? तो उसने कहा हमें एक स्क्रू मिला है छोटा सा, और वॉशर मिला है। तो बोले इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा ये स्क्रू और वॉशर ये इशारा कर रहा है कि जिसकी भी ये लाश है उसके एंकल की सर्जरी हुई है, और उस एंकल की सर्जरी के दौरान ये स्क्रू और वॉशर उसमें फिट किया गया है। अब उन्होंने कहा फिर इससे हम आगे क्या निकाल सकते हैं? तो उन्होंने कहा लेकिन ये इतना छोटा है कि मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, इसको किसी बेहतर कैमरे से देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस स्क्रू के टॉप पे कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, कुछ नाम लिखा हुआ है, लेकिन हम नंगी आंखों से पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जो भी बाकी हमारे पास लेंसेज और बाकी चीज़ें हैं उससे कामयाबी नहीं मिल रही है। तो अब सीबी टॉम का दिमाग फिर से जागा, शेरलॉक होम्स का। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपकी मदद करता हूँ। उन्होंने अपने एक्सपर्ट इधर उधर से बात करके हाई रेजोल्यूशन के कैमरे मंगाए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने अब उस स्क्रू और वॉशर को फिर से एग्ज़ामिन किया। जब एग्ज़ामिन किया तो ये टोटल 6.5 × 2.5 सेंटीमीटर, सोचिए अब कितना छोटा होगा। वैसे भी सर्जरी में एंकल की जोड़ और ये जब लगता है तो बहुत छोटा सा होता है। तो जब उस कैमरे की निगाह से देखा तो इस स्क्रू के टॉप पर जो लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था PITKAR, पिटकर। अब ये पिटकर क्या है? तो पता चला कि ये पिटकर पुणे बेस्ड एक कंपनी है जो इस तरह के सर्जरी में इस तरह के जो स्क्रू और जो वॉशर यूज़ होता है वो बनाती है। एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी है, लेकिन पुणे बेस्ड है। अब इस कंपनी के बारे में छानबीन शुरू की सीबी टॉम, शेरलॉक होम्स ने अपने। तो उस कंपनी के ज़रिए पता चला कि इस कंपनी के पूरे देश भर में ब्रांच हैं, लेकिन केरल में सिर्फ एक ही इसका ब्रांच है और एक ही डीलर है ऑथोराइज पूरे केरल में, जो इस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट सर्जरी में जो यूज़ होता है, इस तरह के नट बोल्ट स्क्रू वॉशर ये सप्लाई करता है। और जिसके पास केरल में ये डीलर जो है, जिसको इस पुणे बेस्ड कंपनी ने ऑथराइज कर रखा है, उसका नाम है स्क्वायर सर्जिकल। ये एर्नाकुलम में ही था, कोची के पास। अब पुलिस की टीम इस स्क्वायर सर्जिकल एर्नाकुलम के पास पहुंचती है
वो स्क्रू और वॉशर दिखाती है, कहती ये नाम है, और उसके ऊपर मैन्युफैक्चर के अलावा बैच नंबर भी लिखा हुआ था एक, और वो बैच नंबर था 11.90081। ये बैच नंबर था। जो मैन्युफैक्चर होता है तो हर चीज़ का वो अलग अलग होता है। तो पुलिस की टीम पहुंची और उसने कहा कि ये स्क्रू है और ये वॉशर है, किसी पेशेंट के एंकल में सर्जरी के दौरान लगाया गया और ये आपकी कंपनी की है, और ये रहा बैच नंबर। इससे पता चल सकता है कि क्या इस किस पेशेंट को लगाया गया। अब जो केरल की ये डीलर है कंपनी की, उसने कहा कि मैं चेक करके बताता हूँ। अब उसने जब बताया तो उससे पहले पुलिस ने एक और चीज़ थी कि अब अगर इस हिसाब से लिस्ट निकालें तो सालों से बहुत सारे लोग सर्जरी कराते हैं, तो कितने लोगों के पीछे पड़ोगे। तभी इंस्पेक्टर सीबी टोंग को याद आया, जब ये ड्रम मिला तो उसके बाद आसपास के इलाकों की तलाशी ले रहे थे कि शायद वहाँ से कुछ और सबूत मिले ड्रम के अलावा। तो कुछ मछुआरे हैं जो उस नदी के आसपास रहते भी हैं और घूमते भी हैं। तो जब इस ड्रम की कहानी चर्चा में आई, लोग भीड़ भी आकर पता चला कि ड्रम से लाश मिली है, तो कुछ लोग आगे आए और उन्होंने पुलिस को बताया कि इस ड्रम को तो हमने पास की नदी में पहली बार 2016 में देखा था, 2016 में, और तब से इधर उधर है। हमें लगा कि फालतू ड्रम है कुछ, तो किसी का ध्यान भी नहीं गया। अब पुलिस को लगा कि 2016 से ये ड्रम इस इलाके में है, नदी से कहीं ना कहीं से बहकर आई है। तो ये बात याद आई अब जब उस डीलर के पास पुलिस की टीम पहुंची, सीबी टोंग। उन्होंने कहा कि अगर ये 2016 में ड्रम देखा गया तो इसका मतलब है कि ड्रम बेशक पुलिस ने 2018 में बरामद किया, लेकिन कत्ल 2016 में हुआ है। और सितंबर 2016 में पहली बार इस ड्रम को लोगों ने देखा था, मछुआरों ने। पुलिस ने कहा कि अब ज़्यादा आगे पीछे लंबा चौड़ा नहीं करना है, सबसे पहले ट्राई करते हैं 2016 में कितने लोगों को इस डीलर ने ये स्क्रू और वॉशर दिया और जिनकी एंकल की सर्जरी हुई है। उस कंपनी की तरफ से जब उससे पूछा गया तो कंपनी ने डेटा निकाला और इसके बाद पता चला कि कुल मिलाकर 161 इस बैच की, जो उस कंपनी के अलावा बैच नंबर लिखा हुआ था, 161 ऐसे स्क्रू और वॉशर बनाए गए थे और 161 लोगों को दिए गए। अब 161 को कहाँ से पुलिस ढूंढे, लेकिन फिर उसमें और थोड़ी आसानी हुई। पता चला कि जो 161 बेचे गए थे उसमें से 155 महाराष्ट्र और गुजरात के पेशेंट ने खरीदे थे, और महाराष्ट्र और गुजरात में ही ले गए थे, केरल से, उस डीलर से। तो अब ये हुआ कि ये भी हो सकता है महाराष्ट्र और गुजरात में काम बहुत सारे मजदूर लोग होते हैं जो काम करते हैं, और वो आए हों केरल रोजी रोटी की तलाश में, तो ऑपरेशन कहीं और कराया और यहाँ। लेकिन 161 में से 155 जब पता चला कि गुजरात और महाराष्ट्र के लोग ने यूज़ किया है, तो उन्होंने कहा कि अब 155 को तलाशें, उससे पहले काम और करते हैं। 6 अब भी बचे हुए हैं, क्योंकि 161 थे, 161, 155 गुजरात और महाराष्ट्र गए, तो 6, उन 6 का क्या रिकॉर्ड है। पता चला कि वो 6 वो है जिनका केरल में ऑपरेशन हुआ था और कोची और एर्नाकुलम के आसपास ही हुआ था। अब पुलिस को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा अब इस 6 पे ज़ीरो इन करते हैं। इसके बाद अब पुलिस ने उन 6 लोगों के बारे में कि कौन है जिनका 2016 में नी सर्जरी हुई और ये लगा है, 6 में से भी तलाश करते करते 3 तो पुलिस को मिल गए और तीनों ठीक ठाक जिंदा थे और उन्होंने बताया सर्जरी हुई है, तो वो डाउट से बाहर। अब बाकी बचे 3 में से एक 60 साल की महिला थी जिसका नाम था शकुंतला, एक 26 साल की महिला थी जिसका नाम है सूर्या, और तीसरी 43 ईयर्स ओल्ड सोनी। अब पुलिस ने इन तीनों के ऊपर ज़ीरो इन किया। सोनी भी ठीक ठाक मिल गई उन्हें, सूर्या भी मिल गई, लेकिन 60 साल की शकुंतला का पता नहीं चल रहा है। पुलिस हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे शकुंतला का कोई एड्रेस, बाकी चीज़ें भी नहीं, लेकिन रजिस्टर में पेशेंट के साथ जो तीमारदार होता है उसकी जगह पर एक नाम लिखा हुआ था और वो नाम था अवस्थी, और उस अवस्थी का पता भी था। अब पुलिस को लगा कि चलो शकुंतला तो नहीं मिल रही है, ये अवस्थी जो हॉस्पिटल में उसके अटेंडेंट के तौर पर आई थी, इसके बारे में पता करते हैं। ढूंढते ढूंढते उस पते पर पुलिस एक जगह पहुंचती है एर्नाकुलम में। अवस्थी सामने मिलती है। पुलिस अवस्थी से पूछती है
कि शकुंतला कहाँ है। पुलिस को ये भी नहीं मालूम अवस्थी और शकुंतला में से कौन, दोनों का रिश्ता क्या है। अवस्थी बताती है कि वो मेरी माँ है। तो पुलिस कहती है कि मिलाओ बुलाओ। तो कहती है वो तो बहुत टाइम से गायब है। तो बोला तुमने कभी पुलिस में रिपोर्ट की? बोला नहीं, क्योंकि मेरी माँ के साथ मेरे रिश्ते ठीक नहीं है। अब पुलिस को बड़ा अजीब लगा। पुलिस ने कहा ये कैसे हो सकता है। अब पुलिस को पता चला कि ये जो शकुंतला है 2016 से गायब है और सितंबर 2016 से गायब है। लेकिन बेटी कह रही है कि मुझे पता नहीं है, बेटी ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो आखिर ऐसा क्यों? अब पुलिस ने अवस्थी को इंट्रोगेट करना शुरू किया और उसके बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। पहले कैरेक्टर अब अवस्थी आती है, शकुंतला की बेटी, और शकुंतला गायब है। अभी तक ये भी पता नहीं कि शकुंतला ही की वो लाश होगी। अवस्थी के बारे में पता चला कि जब अवस्थी शकुंतला की बेटी थी और अवस्थी ने एक लड़के से प्यार किया जिसका नाम था सुधी। सुधी के साथ वो घर से भाग गई माँ की मर्जी के खिलाफ। भागने के बाद उसने शादी कर ली। सुधी से उसके 2 बच्चे हुए, लेकिन 2016 में सुधी के साथ उसका डिवोर्स हो गया, बनी नहीं, और वो वापस चली आई अपनी माँ के पास, यानी शकुंतला के पास। इधर जब अवस्थी भागी घर से सुधी के साथ, तो शकुंतला अकेली रह गई। अब वो क्या करे? अवस्थी घर चलाती थी। शकुंतला ने लॉटरी की टिकट बेचना शुरू कर दिया और अवस्थी का एक स्कूटर था, उस स्कूटर पे वो लॉटरी बेचती थी। एक रोज़ उस स्कूटर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। शकुंतला का एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट आई, हॉस्पिटल गई। वहाँ कहा गया कि आपके लेफ्ट एंकल की सर्जरी करनी पड़ेगी, और वो स्क्रू और वॉशर उसी लेफ्ट एंकल की सर्जरी के दौरान शकुंतला को लगाई गई। तो अब ये कहानी पता चली और 2016 में वो आई। जब वो वापस आई तो वापस आने के बाद अब वो, उसका पति से डिवोर्स हो चुका है, एक दूसरे पति के साथ रह रही है जिसका नाम है टीएम सजित। और सारे आस पड़ोस के लोग जानते थे कि ये टीएम सजित के साथ रहती है, और अवस्थी के दोनों बच्चे भी अब उसके दूसरे पति के साथ रह रहे थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब सजित से कई बार इसने पूछा था, पुलिस ने पूछा कि सजित कहाँ है, और अवस्थी से पूछा कि तुम्हारी माँ गायब हुई, तुमने पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखाई, तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी? फिर उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब माँ के एंकल का ऑपरेशन हुआ उसके बाद वो आ गई, तब तक मैं भी आ गई थी क्योंकि मेरा डिवोर्स हो चुका था, बच्चों के साथ यहीं थी। लेकिन हॉस्पिटल से आने के कुछ दिन के बाद ही चिकन पॉक्स हो गया माँ को। तो जब चिकन पॉक्स हो गया तो ये घबरा गई कि कहीं मुझे या मेरे बच्चों को भी ना हो जाए। तो इसने वो घर छोड़ दिया माँ का और पास की एक लॉज में रहने लगी। इसके बाद कुछ दिनों बाद वो घर गई तो देखा माँ है नहीं। तो उसने अपने दूसरे पति सजित से पूछा माँ कहाँ है, तो उसने कहा कि अब वो उसका इलाज सही हो रहा है और वो सही जगह पहुँच गई है। तो उसे लगा कि शायद वो दिल्ली आ गई है, क्योंकि कुछ ऐसी मिशनरीज की जो नर्स थी वो उसकी जानने वाली थी। तो अवस्थी ने ये बताया कि मुझे लगा कि मेरी माँ दिल्ली चली गई है और इन चीज़ों से बचने के लिए और उसका सही इलाज होगा। तो उसने कहा कि सजित ने इतना कहा और तुमने भरोसा कैसे किया? तो उसने कहा मेरी मजबूरी भी है, मेरे दोनों बच्चे पहले पति से अलग हो चुके हैं, मैं उसी के साथ रह रही हूँ, तो मैं उस पर शक भी नहीं कर सकती। तो उसने कहा चलो कहाँ गई, अब ज़रा सजित से ही बात करा दो। दूसरा धमाका होता है। पता चला जिस दिन उसकी माँ गायब हुई उसके अगले दिन सजित की मौत हो गई। उसने कहा कैसे हुई? उसने कहा हार्ट अटैक से हुई थी। पुलिस ने जाकर हॉस्पिटल में चेक किया, बोला हाँ, सजित की मौत जिस दिन इसकी माँ गायब हुई थी उसके नेक्स्ट डे हो गई थी। अब पुलिस के सामने फिर अंधेरा कि कौन कातिल हो सकता है। बेटी है वो जानती नहीं है, जिसके ऊपर डाउट है वो अगले ही दिन मर गया, तो फिर क्या किया जाए। केस जहां था वहीं पे फिर खड़ा रह गया। अब पुलिस ने कहा कि कहीं ना कहीं एक चीज तो तय है कि सजित का इसमें कुछ रोल है, लेकिन अभी तक सिर्फ शकुंतला, और ये भी पता नहीं कि शकुंतला की ही लाश है। तो पुलिस ने इस दौरान में बातचीत के बाद अवस्थी के कुछ सैंपल लिए और उसके बाद डीएनए के लिए भेजा। डीएनए में सैंपल मैच कर गया। अब पहली बार क्लियर हुआ जो ड्रम के अंदर से हड्डियों के टुकड़े मिले थे वो अवस्थी की माँ के ही थे, यानी शकुंतला के। अब सवाल ये कि शकुंतला को क्यों मारेगा। इलाके के लोगों से पुलिस ने गुपचुप तरीके से बात की।
अपने सीबी टॉम शेरलॉक होम्स ने जाल बिछाया मुखबिरों का। तो कई कहानियाँ भी आई कि लॉटरी का टिकट बेचते बेचते एक दिन बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, तो उसके लालच में शायद मार दिया। पुलिस ने सारे लॉटरी जितनी एजेंसियां थी और उस इलाके में सबसे बड़ी लॉटरी कब कितनी बड़ी निकली उसको खंगाल डाला। पता चला ये फर्जी खबर है, ऐसी कोई लॉटरी निकली ही नहीं है। तो फिर ये कत्ल क्यों? और अगर सजित ने ही मारा क्योंकि अब तक वही प्राइम सस्पेक्ट है, तो क्यों? अब यहां से फिर कहानी आगे बढ़ती है। सबसे पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि अवस्थी और सजित दोनों जो साथ रहते हैं, और उसने बताया था कि हम शादी कर चुके हैं। दरअसल वो शादीशुदा दोनों, मतलब उसने शादी नहीं की थी। और पता चला कि सजित रहता तो अवस्थी के साथ था, लेकिन वहाँ से कुछ दूरी पर उसकी अपनी पत्नी रहती थी और ऑलरेडी वो शादीशुदा था। ये बात शकुंतला को पता चल गई थी कि सजित जो उसकी बेटी के साथ रह रहा है वो शादीशुदा है और इसे धोखा दे रहा है मेरी बेटी को। और उसने कहा था मैं तुम्हारी बेटी को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगी। सजित ने उससे कहा था कि आप कुछ मत बताना। लेकिन इसी के बाद पुलिस को ये लगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ बात लगने की हो रही है, कि सजित ने कि राज ना खुल जाए, वो उसकी पत्नी तक ना पहुंच जाए, इसलिए शकुंतला को रास्ते से हटा दिया। अभी एक थ्योरी आई, लेकिन इस थ्योरी को आगे बढ़ाना है तो क्या करें? पुलिस ने इसके बाद अब सजित के दोस्तों को जीरो इन करना शुरू किया, क्योंकि सजित तो मर चुका है। एक ऑटो ड्राइवर मिला जो उसका दोस्त था, उसको पुलिस ने पकड़ा, पता चला कि उसके साथ रहता है। उस ऑटो ड्राइवर ने पहली बार खुलासा किया। उसने कहा हाँ, सितंबर 24, 2016 मुझसे सजित ने एक ड्रम मंगवाया था और बोला था मुझे अपनी मदर इन लॉ के घर पे पानी के लिए एक ड्रम चाहिए, तो मैंने नीले रंग का ड्रम ला कर दिया। अब स्पॉट से भी नीले रंग का ड्रम मिला, तो ये पहली कड़ी मिली। बट उसने कहा मैंने ड्रम दे दिया, इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। अब उसके बाद उसने बाकी दोस्तों के नाम बताए, एक एक करके। इसके बाद 3 और दोस्तों को पुलिस ने उठाया। उन तीनों ने बताया कि हाँ, एक दिन सजित का फ़ोन आया और उसने कहा कि यार हमारे पास कुछ जानवरों के अवशेष हैं, उनको एक ड्रम में रखा है, हम उससे वो बनाएंगे इरिडियम, एक चमकने वाली चीज़ होती है जो, लेकिन वो इलीगल है, तो हमें उसको ड्रम में रखा हुआ और यहाँ से कहीं दूर ले जाना है और पुलिस की भी नज़र में ना आए, तो रात को ही ले जाते हैं। तो हम लोगों ने भी कहा कि ये क्या गैर कानूनी काम है, हमें भी फंसाओगे, पर उसने हेल्प मांगी तो हमने दे दी। उसके बाद 24 सितंबर को ही हमने उस ड्रम को लेकर हम उसके साथ गए थे और वो एक जगह पे ले जा गया और फिर हम लोग को वापस भेज दिया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम उसने क्या किया, लेकिन हाँ, ये काम करने के बाद उसने 24 तारीख को ही एक ATM से पैसे निकाल कर हम लोगों को दिए थे। उन लोगों ने बताया कौन सा ATM, पुलिस उस ATM तक पहुँची, उस ATM के रिकॉर्ड निकाले बैंक के ज़रिए, तो 24 सितंबर 2016 ATM का ट्रांजैक्शन मिला। अब पुलिस को पहली बार ये एक तारीख मिली कि शकुंतला का कत्ल 24 सितंबर 2016 को ही हुआ था। अब लेकिन ये चारों दोस्त को पुलिस ने तो उठाया, लेकिन इनमें से किसी की जानकारी में नहीं था कि वो ड्रम सजित ने क्यों मंगाया और उसमें क्या रखा हुआ था, क्योंकि उसने कहा कि उसमें जानवरों के कुछ मांस के टुकड़े और बाकी चीज़ें थे, और या कुछ और चीज़ें थी जिससे इरिडियम बनाना था और फिर बेचना था। तो एक तरह से वो भी बेकसूर थे, तो किस इल्ज़ाम में पुलिस पकड़े? अब अवस्थी कहती है मुझे जानकारी नहीं मेरी माँ कहाँ है। जिस पे शक है सजित, वो मर चुका है। दोस्त, उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि उस ड्रम में क्या है। तो पुलिस को फिर याद आया अपने शेरलॉक होम्स सीबी टॉम को कि सजित ने अगर धोखा दिया अवस्थी को और वो पहले से शादीशुदा था, तो उसकी बीवी कहाँ है? अब जब खोजबीन शुरू हुई तो सजित की बीवी मिलती है, उसका नाम था सरीगा। पुलिस सरीगा के पास जाती है। सरीगा भी यही बताती है कि उसे तो मालूम ही नहीं, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि वो अवस्थी के साथ रहता है जबकि वो मेरा पति है। अब यहां से कहानी सरीगा की शुरू होती है। एक के बाद एक सारे कैरेक्टर आ रहे थे। अब सरीगा की कहानी ये थी कि सरीगा की मां करीब 30 साल पहले घर से भागकर शादी करती है। शादी करने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट होती है तो जिससे भागकर उसने शादी की थी उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते और फिर पति भी बदल जाता है, वो उसे घर से बाहर निकाल देती है, सरीगा की माँ को। और सरीगा की जो माँ, उसका नाम है वसंता। अब वसंता प्रेग्नेंट है, भाग के शादी की, पति ने धोखा दिया, घर वालों ने भी निकाल दिया,
उसे लगा कि अब इस दुनिया में कहाँ जाएंगे, कौन पालेगा। वो एक ब्रिज के ऊपर से सुसाइड करने के लिए कूदने जा रही थी। जब वो कूदने जा रही थी, उस रात बारिश भी हो रही थी, अचानक एक ऑटो ड्राइवर की नज़र पड़ती जो वहाँ से गुजर रहा था किसी सवारी को उतार कर। वो उसको ब्रिज पे चढ़ते हुए देखता है, वो बहुत तेज़ी से अपना ऑटो रोकता है, उसको पकड़ता है, बोलता तुम क्या करने जा रही हो। फिर वो अपनी कहानी बताती है, वो उसे अपने घर ले जाता है, अपने घर रखता है, समझाता है। फिर उस ऑटो ड्राइवर और वसंता के बीच में प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी के बाद वसंता के 2 बेटे पैदा होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा जो है बाद में सुसाइड कर लेता है, कोई बीमारी से ग्रसित था। और उसके बाद ये होती है सरीगा बेटी। सरीगा को 15 साल की उम्र में ही प्यार हो जाता है सजित से, लेकिन नाबालिग थी। घर वाले कहते हैं बालिग हो जाओगे तो शादी कर देंगे। 18 की होती है तो फिर घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन शादी के बाद काफ़ी वक्त तक उसे कोई औलाद नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम थी बहुत। उसको डॉक्टरों को भी दिखाता है, खुद ले जाकर सजित दिखाता है। आखिरकार जब पुलिस पहुंचती है सरीगा से पूछताछ करने, उससे कुछ वक्त पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया। सालों तक मां नहीं बनी। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है इलाज के बाद और हॉस्पिटल में थी। और उसके बाद जब इसकी मौत होती है, जो पहला सजित, उसकी मौत से 2 महीने पहले सजित बाप बना था और वो मां बनी थी। तो उसे हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसके पति ने, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कत्ल का। उसे हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसका पति भी फिर मर गया। अब पुलिस को यहाँ से डाउट होता है कि एक तरफ शकुंतला सरीगा की कहानी ये, ऊपर से अगले ही दिन मौत हार्ट अटैक से। अब उसके केस को दोबारा पुलिस खोलती है, हार्ट अटैक वाले केस को। लेकिन हार्ट अटैक के जब केस को खोलती है, उसका फॉरेंसिक के पास वो रिपोर्ट जाती है, तो फॉरेंसिक वाले कहते हैं कि 100% तो नहीं कह सकते और उसकी एज को देखते हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उसने खुद ही पॉइजन लेकर सुसाइड कर लिया हो, कोई ऐसा केमिकल जिससे दिल का दौरा पड़ा हो। अब मोटिव क्या हो सकता है? तो 2 मोटिव था, एक बल्कि 3। उसे डर था कि उसकी बीवी सरीगा जो इतने सालों से मां नहीं बनी, अब मां बन रही है। और उसके बाद इधर जो अवस्थी है, उसका राज उसकी सास खोल देगी, मतलब शकुंतला। और अवस्थी को भी ये पता चल गया है कि मेरी ऑलरेडी शादीशुदा, मतलब एक पहले से शादीशुदा है। तो 3 तरफ से मारा जा रहा था। एक तरफ बीवी के सामने राज खुलना था, अवस्थी के सामने राज खुलना था, तीसरा इतनी मिन्नतों के बाद बेटा पैदा हो गया, और चौथा सास जो शकुंतला थी वो रास्ते की रुकावट थी। तो उसने पहले शकुंतला को मारा, मतलब अवस्थी की माँ को। इसके बाद उसे फिर गिलानी फील हुई और लगा कि ये बात छुपेगी नहीं, फिर वो इससे मुंह दिखाएगा जाकर अपनी बीवी को या अवस्थी को। तो इसीलिए कत्ल करने के बाद अगले दिन उसने भी सुसाइड कर लिया। लेकिन चूंकि किसी को शक भी नहीं था और किसी ने कोई जताया भी नहीं, तो हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि हार्ट अटैक से मौत हुई। तो ऐसे कई केमिकल हैं जो लेने के बाद दिल का दौरा जिससे पड़ता है, कई इस तरह के पॉइजन भी हैं जिनसे दौरा पड़ता है, तो वो क्लियर नहीं होता। दूसरा, उस वक्त इतनी बड़ी ना जांच हुई ना बॉडी की जांच हुई, तो वो सारी चीज़ें उस एंगल से देखा ही नहीं गया। तो उसे लगा कि एक नॉर्मल मौत है और उस मौत को बंद कर दिया गया। हालांकि केरल की पुलिस अब ये मानकर चल रही है कि शायद सजित की मौत नेचुरल मौत नहीं थी, बल्कि उसने खुदकुशी की है, सिर्फ राज खुल जाने की वजह से। अब कुल मिलाकर कहानी ये हुई कि शकुंतला के कत्ल की कहानी तो खुली, लेकिन सस्पेक्ट एक भी नहीं। जो कातिल है वो मर चुका है। जो 4 दोस्त हैं उनका कोई रोल नहीं है। अवस्थी का कोई इसमें कनेक्शन नहीं है। जो सारिगा है सजित की पत्नी, उसका कोई रोल नहीं है। इवन अवस्थी का लाइट डिटेक्टर का टेस्ट भी किया गया कि शायद उसे कोई जानकारी हो, लेकिन वो भी बेकसूर निकली। तो अपने दिमाग से, फॉरेंसिक साइंस से, इन सारी चीज़ों से मिलाकर एक केरल की पुलिस ने नायाब तफ्तीश की। मतलब एक छोटे से स्क्रू से, वॉशर से, न सिर्फ उस हड्डियों के टुकड़े को एक इंसानी शक्ल दी गई, एक नाम दिया गया, उसकी पहचान लाई,
फिर कत्ल तक पहुंची, अलग अलग कैरेक्टर तक पहुंची, हर कैरेक्टर की अपनी कहानी। लेकिन आखिर में आकर इस कहानी का अंजाम ये होता है कि कत्ल तो हुआ, लेकिन कातिल शायद इस दुनिया में नहीं, अगर वही सजित है तो। और बाकी जो लोग हैं उनमें से किसी को भी शकुंतला के कत्ल के इल्ज़ाम या उसकी साजिश रचने के इल्ज़ाम या सपोर्ट करने या फिर किसी और तरह से उसमें शामिल होने के इल्ज़ाम में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि किसी का रोल ही नहीं है। तो हर कैरेक्टर जो पुलिस के रडार पे आया वो सब निकल गया। और जो दो लोग थे, शकुंतला और सजित, एक कातिल एक मकतूल, ये दोनों भी इस दुनिया में रहे नहीं। कुल मिलाकर सीबी टॉम ने एक इंटरव्यू में कहा, जो वहाँ के इंस्पेक्टर और आईओ हैं, कि अपने ज़िंदगी में ऐसा केस उन्होंने कभी नहीं देखा जिसमें सुराग और सबूत के नाम पे छोटी छोटी चीज़ें थी, बिना शक्ल के लाश मिली, बिना नाम पहचान के लाश मिली, और उसके बाद कैसे एक स्क्रू और वॉशर के ज़रिए अस्पताल मरीज़ ढूंढ कर असली पेशेंट तक पहुँचे, फिर असली मकतूल तक पहुँचे। तो ये थी कहानी।